नया साल कैसा रहने वाला है कमोडिटी मार्केट को लेकर, ये चर्चा हम काफ़ी समय से कर रहे हैं। और इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जो आज आपको मदद करने वाले हैं कि नए साल में कौन सी कमोडिटी होगी जो हॉट कमोडिटी की लिस्ट में शामिल होंगी और वहाँ पर किस तरह के रिटर्न बन सकते हैं और उसके पीछे तर्क क्या है। ये तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दूं, फिर आपको 2025 की हॉट कमोडिटी बताएंगे। हमारे साथ अजय केडिया हैं। केडिया कमोडिटी के एमडी है और साथ ही रिसर्च हेड भी हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के कमोडिटी हेड अनुज गुप्ता हमारे साथ है। हमारे साथ विवेक अग्रवाल हैं, एमडी हैं भारत सब कॉन्टिनेंट एग्री फाउंडेशन के, और साथ ही विपुल शाह हैं, चेयरमैन है जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत करेंगे हम विपुल शाह जी आपके साथ। क्या लग रहा है 2025 गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए कैसा रहने वाला है? 2024 तो काफ़ी बेहतरीन रहा। इंटरनेशनल मार्केट में 27-28% तक की तेज़ी गोल्ड में दिखी है। क्या वो तेज़ी 2025 में भी दिखेगी? आपके हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ तक सोना जा सकता है? मैं तो मतलब हरदम मैं ही बोल रहा हूँ कि सोना चांदी बुलिश ही है, क्योंकि आज नया एडमिनिस्ट्रेशन जब ये आएगा, नए प्रेसिडेंट यूएस के ट्रम्प आएंगे, उनका जो पॉलिसीज है, तो वो जो पॉलिसी को लेके सारे सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह आज उनके रिजर्व्स धीरे धीरे गोल्ड की तरफ जोड़ रहे हैं। तो गोल्ड का रिजर्व्स आज सारे सेंट्रल बैंक भी बाय करे, डिमांड भी बहुत जगह मतलब कंज्यूम भी बहुत हो रहा है। तो मुझे को तो लग रहा है कि जिस तरह से 2025 में, मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा अगर गोल्ड का दाम $3000 दिखने को मिले। ओके, यानी आपको लगता है कि नए साल में कॉमेक्स गोल्ड $3000 भी पार कर सकता है। अनुज जी, क्या आपको क्या लग रहा है, किस तरह की तेजी की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? आपका एस्टिमेट नए साल के लिए गोल्ड के लिए क्या है? विष्णु जी, गुड इवनिंग। देखिए, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, डेफिनेटली गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जो कि हर एंगल से आपको लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम में जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जब भी कोई जियो पॉलिटिकल रिस्क होता है तो इसमें सपोर्ट आता है, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो गोल्ड में सपोर्ट आता है। तो हमें लगता है कि चाहे मार्केट में अनसर्टेनिटी हो या मार्केट में तेजी हो, हमें लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस में अपसाइड मोमेंटम रहेगा। हालांकि अगर आप देखेंगे तो लोगों का ये भी कहना है कि $3000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि गोल्ड में जो 2025 रहेगा वो भी एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ रहेगा। हमारा मानना है कि गोल्ड में जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन कंसर्न है, या फिर इंटरेस्ट रेट कट होने की बात हो रही है, या फिर ट्रम्प साहब के एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, या फिर अगर हम देखें पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है वो रहेगी, जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी, इंटरेस्ट रेट को लेकर अनसर्टेनिटी रहेगी। तो इन सब फैक्टर के बीच हमें लगता है कि गोल्ड 2025 में भी एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि ये हमें जरूर लग रहा है कि जिस तरीके रिटर्न हमने 2024 में देखे, शायद उतने रिटर्न देखने को ना मिले, बट हाँ, ये जरूर तय है कि सिल्वर और गोल्ड के अंदर हमें लगता है कि आगे भी अपसाइड मोमेंटम रहेगा। तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है, और हमारा मानना है कि गोल्ड के भाव आपको 2025 के एंड तक 80 से लेकर 82,000 तक के लेवल को टेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखने वाली बात है, क्योंकि हमने देखा है कि जो यूएस के इलेक्शंस हुए थे उसके बाद थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आती हुई दिखाई दी, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आती हुई दिखाई दी। हाँ, अगर थोड़ा बहुत डिप आता है, करीबन अगर हम देखें 73,500 या 74,000 के आसपास तक, तो एक अच्छा बाइंग लेवल रहेगा जहां पर हम गोल्ड में अगेन खरीदारी आते हुए देख सकते हैं। हमारा भी मानना है कि गोल्ड के भाव $2,800 से लेकर $3,000 के बीच जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा, और स्लो एंड स्टडी वे में आपको एक अपसाइड मोमेंटम गोल्ड में आता हुआ दिखाई दे सकता है 2025 में। ओके, तो यानी 2024 के बाद 25 में भी तेजी दिखेगी। लेकिन यहाँ पर अनुज जी का कहना है आपके लिए एंट्री काफ़ी अहम होगा। आप जितना नीचे के भाव में एंट्री करेंगे आपके लिए रिवॉर्ड उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो बेहतर होगा 74,000 या उसके नीचे जब मौका खरीदारी का मिले तब एंट्री करें तो ज़्यादा बेहतर है। चांदी का टारगेट आपने अनुज जी नहीं बताया। चांदी 2025 में कहाँ तक जा सकती है? आपका आउटलुक चांदी को लेकर क्या है? देखिए, चांदी में अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में चांदी ने अभी नया हाई नहीं बनाया है, जो कि करीबन $49 के आसपास तक था, जबकि गोल्ड अपना हाई रिवाइज कर चुका है। और एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आप देखेंगे तो चांदी ने करीबन 14 साल के बाद कंसोलिडेशन के पैटर्न को ब्रेक किया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी की बढ़ी है और इन्वेस्टमेंट डिमांड जो चांदी में आती हुई दिख रही है, वो सबसे अहम पहलू रहेगा 2025 में भी। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो चांदी का यूसेज इंडस्ट्रियल डिमांड की तरफ से आ रहा है, वो मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। और 2025 में हम अगेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चांदी ने जो 2024 में 5 फिगर का लेवल टेस्ट किया था, वो दोबारा से
5 फिगर में चांदी आती हुई दिखाई दे सकती है, और हमारा मानना है कि 1,05,000 के बीच के लेवल्स आपको चांदी में आते हुए दिखाई देंगे। तो चांदी में भी हमारा व्यू पॉजिटिव है, हमें लगता है कि चांदी भी यहाँ पर आउटकम जो है आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। हाँ, ये भी लग रहा है कि हमें हो सकता है कि चांदी में अच्छी रनअप जो है एज कंपेयर गोल्ड के मुकाबले एक अच्छी शार्प रैली आपको चांदी में आती हुई दिखाई दे सके। पर हाँ, चांदी में भी हमें लगता है कि थोड़ा बहुत डिप आता है 85,000 86,000 के आसपास, तो वो खरीदारी के लेवल रहेंगे, और हमें लगता है कि चांदी में आपको अगेन 1 लाख के ऊपर के लेवल 2025 में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, यानी चांदी यहाँ पर आउट परफॉर्म करते दिख सकती है और 15 से 20% तक की तेजी यहाँ पे दिख सकती है। एंट्री करना है 86,000 रुपए पे चांदी में, ऐसा अनुज जी को लगता है, और 1 लाख से 1,05,000 रुपए तक चांदी ऊपर में जा सकती है। केडिया जी, अब आप बताइए, आपको क्या लगता है गोल्ड और सिल्वर किस तरह का परफॉर्मेंस 2025 में दिखेगा? जितनी तेजी गोल्ड सिल्वर में दिखी है इस साल, क्या उतनी तेजी आगे भी दिखेगी या अगला साल कम रहने वाला है? नमस्कार विष्णु जी। सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। बिल्कुल, अगर हम 2023 और 24 की अगर बात करें तो सोने और चांदी ने जबरदस्त तेजी दिखाते हुए दिखाई दी। इनफैक्ट अगर हम जो ड्यूटी एडजस्टमेंट हुआ था, अगर इसको इग्नोर नहीं करते, इंक्लूड करते हैं, तो लगभग 30% के आसपास की तेजी हमने गोल्ड में आती हुई देखी। और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमने 80,000 का लेवल तो फिजिकल में छू ही लिया था, और चांदी में भी हमने लाख का लेवल छू चुका है। तो 2025 में भी मुझे लगता है जो फैक्टर्स हमने 2024 में देखे थे, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन, वो अभी भी जारी है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। सेंट्रल बैंक की बाइंग, बिल्कुल नवंबर मंथ में हमने देखा चाइना ने फिर से बाइंग स्टार्ट की है। रुपए में डेप्रिसिएशन चल रहा है, डॉलर में थोड़ा सा हमने रिकवरी अच्छी देखी है, बट सेंट्रल बैंक की जो बाइंग के साथ साथ सेंट्रल बैंक अपने रेट कट्स कर रहा है, ये सारे फैक्टर 2025 में भी कंटिन्यू रहेंगे। तो अब तक हमने जो 30% की तेजी ओवरऑल देखी है, उतनी तेजी तो नहीं है, बट फर्स्ट हाफ में मुझे लगता है कि सोने और चांदी में तेजी जारी रहेगी, जहां पे इंटरनेशनल में मुझे लगता है कि $3,000 का लेवल इजीली हम फर्स्ट हाफ में टेस्ट कर पाएंगे। उसके बाद थोड़ा करेक्शन जरूर हो सकते हैं। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, जिस ढंग से गोल्ड सिल्वर रेशियो 90 के करीब है और करेक्शन के लिए थोड़ा सा ड्यू है। तो चांदी में मुझे लगता है कि करीबन 38 से $40 का लेवल दिखा सकता है, जो कि डोमेस्टिक मार्केट पे सोना करीबन 85,000 का कंजर्वेटिव टारगेट रहेगा, और चांदी में 1,30,000 का टारगेट रहेगा। ओके, यानी आपको लग रहा है कि फर्स्ट हाफ ज्यादा बेहतर रहने वाला है। 85,000 रुपए तक ऊपर घरेलू बाजार में सोना जा सकता है और चांदी का टारगेट आपका 1,30,000, यानी आप काफी ज्यादा बुलिश चांदी में हैं। अब डायमंड मार्केट की बात करते हैं। विपुल शाह जी, आप बताइए डायमंड को लेकर क्या लग रहा है? डायमंड काफी समय से सुस्ती दिखा रहा है या बहुत ज्यादा एक्जुबरेंस नहीं है? क्योंकि एक पैरेलली एक तरह की जो लैब डायमंड की जो इंडस्ट्री चल रही है, उस वजह से भी काफी नेचुरल डायमंड को हिट हुआ है। क्या लग रहा है, यहां से आपको सुधार होने की संभावना है क्या? खास करके नेचुरल डायमंड के प्राइस आउटलुक क्या है सर? विपुल शाह जी, आपसे मेरा सवाल था। प्राइस अभी स्टेबिलिटी आ गई है और ग्रेजुअली आज नेचुरल माइंस के अंदर आज कम, जैसे जैसे माइनिंग कम हो रहा है, तो आज जैसे इसका रेरिटी के हिसाब से ये इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। और ग्रेजुअली आज आप देखोगे कि रुपी भी डिवैल्यू होती है तो डॉलर में हमारा तो दाम रहता है, तो आज उसमें कुछ भी मुनाफा ही होगा और उसमें कोई अभी आज मेरे हिसाब से बॉटम आउट हो गया है और यहाँ से हम लोग ऊपर उसके भाव बढ़ते देखेंगे 2025 में। ओके, यानी आपको लग रहा है कि डायमंड के प्राइसेस, नेचुरल डायमंड के प्राइसेस यहाँ से बॉटम आउट हो चुके हैं, माइनिंग कम हो रही है, स्कार्सिटी है, तो आगे चल के नेचुरल डायमंड के प्राइस ऊपर की तरफ जाएंगे। चलिए मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद है अनुज जी? अगर बात करें बेस मेटल्स के टॉप पिक की, तो अगर कोई एक काउंटर चुनना हो जहां 2025 में आपको लग रहा है कि अच्छी तेजी बनेगी या मंदी दिख सकती है, तो वो भी सेल कॉल भी दे सकते हैं। आप बताइए 2025 की टॉप पिक बेस मेटल्स में आपकी तरफ से अनुज जी क्या है? देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो मिक्स सा ट्रेंड रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से चाइना स्टिमुलस पैकेज लेके आ रहा है, हमें लगता है कि फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा सा सपोर्टिव हो सकता है, तो यहाँ पे बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा। मगर जिस तरीके से हमने
2024 के एंड में आते हुए एक प्रॉफिट बुकिंग बेस मेटल्स में देखें तो मुझे लगता है कि जो रिटर्न रहेंगी वो थोड़ी कम रहेगी, बट हाँ हाइयर लेवल पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर मैं कॉपर में सेल कॉल देना चाहूंगा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी में। करीबन 880 870 के आसपास तक हो सकता है कि भाव आते हुए दिखाई दे, तो अगर वो लेवल मिलते हैं तो वहां पे हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। हमें लगता है कि जो स्टॉप लॉस है वो करीबन 915 के आसपास लगा। टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 765 720 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो एक प्रॉफिट बुकिंग हमें लगता है कि बेस मेटल में आ सकती है। कंटिन्यूस काफी अच्छा रनअप हमने देखा है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जो कि डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आई है उसका इंपैक्ट रहेगा। और हो सकता है कि यहाँ पे क्योंकि यूएस और चाइना के बीच टैरिफ का असर रहेगा तो उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ी डिमांड यहाँ पे कम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि उसकी वजह से आपको एक सेलिंग प्रेशर बेस मेटल में आता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा बाउंस बैक जरूर आएगा, बट हाँ वो मुझे लगता है कि बाउंस बैक एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी कॉपर के अंदर। तो कॉपर हमारा टॉपिक रहेगा 2025 में, जहां पर हमें लगता है कि सेलिंग प्रेशर आपको कॉपर में देखने को मिल सकता है। कॉपर आपको लग रहा है कि यहां से दबाव में रह सकता है और नीचे की तरफ का रुख ज्यादा यहां पर दिख रहा है। चलिए अब अनुज जी के बाद अब केडिया जी के पास चलते हैं। केडिया जी, अगर बेस मेटल्स में है, अगर आपको एक काउंटर चुनना होगा तो क्या चुनेंगे? आप भी सेल साइड के साथ जाएंगे या बाई साइड के साथ जाएंगे बेस मेटल्स में? बिल्कुल विश्वनाथ जी, 2024 चाइना से उम्मीद पे था कि चाइना जिस ढंग से स्टिमुलस देगा तो पूरे बेस मेटल पैक में हम अच्छी खासी तेजी देखेंगे, बट उसके बावजूद हमने वॉल्टिलिटी काफी अच्छी देखी। इनिशियली फर्स्ट क्वार्टर के अंदर कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम सब में तेजी आई, फिर करेक्शन भी आया क्योंकि स्लो डाउन रिसेशन का फियर अभी भी बना है। बट पूरे कमोडिटी पैक के अंदर जिंक ने 2024 में भी काफी अच्छा डबल डिजिट रिटर्न दिया है, और मुझे लगता है 2025 के अंदर भी कमोडिटी तो काफी है जहां पे जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर तीनों में ही मुझे लग रहा है 2025 में अच्छी तेजी बढ़ेगी। बट एक अगर चुनना हो तो मैं जिंक को चुनूंगा। जिस ढंग से जिंक इस वक्त भी हम देखते हैं कि 280 के ऊपर मेंटेन है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, बट सप्लाई साइड आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डेफिसिट कंटिन्यू रह सकती है। और स्मेल्टर्स ने भी अपने प्रोडक्शन कट किए, डिमांड में इंप्रूवमेंट रहेगी जो जिंक को 340 तक का लेवल ले जा सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है पूरे बेस मेटल पैक में कॉपर और एल्यूमिनियम भी ठीक ठाक है, बट जिंक मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी जहां पे 340 के लिए लिया जा सकता है। यानी आपको लग रहा है जिंक यहां से तेजी दिखा सकता है, 340 रुपए का भाव नए साल में 2025 में जिंक दिखा सकता है। चलिए नॉन एग्री मार्केट का आखिरी सवाल क्रूड ऑयल पे। अनुज गुप्ता जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, आप बताइए क्रूड ऑयल को लेकर आपका नए साल का आउटलुक क्या है, किस तरह की चाल रहेगी? क्योंकि ये साल तो काफी वॉलेटाइल मार्केट रहा था, भाव अब निचले रेंज के बेहद करीब है। क्या लग रहा है नया साल कैसा रह सकता है, या आगे यहां से और गिरावट की संभावना आपको दिख रही है? अनुज जी देखिए, क्रूड एक ऐसा कमोडिटी है जो कि इन्फ्लेशन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद डेफिनेटली वो ये नहीं चाहेंगे कि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़े। तो मुझे लगता है कि उनका फोकस क्रूड और नेचुरल गैस पे रहेगा। और क्रूड अगर आप देखेंगे तो अभी हमने देखा है रिसेंटली वो यूरोप पे टैरिफ लगाने की बात भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो क्रूड को कंट्रोल करना चाहेंगे, और जिसका मेन जो फोकस होगा वो क्रूड की सप्लाईज पे रहेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्रूड के भाव यहाँ पर स्टेबल होते हुए दिखाई देंगे, और हमें लगता है कि क्रूड के भावों में कोई यहाँ पे 2025 में तेजी का मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि क्रूड में आपको अगेन बिकवाली के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो अगर बाउंस आता है करीबन 6500 के आसपास तो मुझे लगता है कि वहां बिकवाली करना चाहिए। स्टॉप लॉस करीबन 7000 के आसपास का लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि नीचे 5300 तक देखने को मिल सकता है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में $55 से लेकर $60 तक के बीच के लेवल आपको क्रूड में देखे जा सकते हैं। क्रूड हमें लगता है कि 2025 में मेन फोकस पे रहेगा, क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का मेन फोकस क्रूड रहेगा। तो वहां पर आपको अच्छी खासी वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी, जो कि ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छी रहेगी, और ऑप्शन ट्रेडर के लिए डेफिनेटली एक काफी अच्छा प्रोडक्ट साबित रहेगा। तो वो लगता है कि जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो ऑप्शन ट्रेडर है, उनके लिए मुझे लगता है काफी अच्छी वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी। बट आज जो पोजिशनल ट्रेडर है, जो व्यू के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, वहां पर मुझे लगता है कि आपको बेयरिश सेंटीमेंट क्रूड में देखने को मिलेगा, जहां पर आप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। क्योंकि फंडामेंटल जो है वो सप्लाई साइड काफी सपोर्ट रहेंगे, यहाँ पे सप्लाई बढ़ती हुई नजर आएगी। डिमांड हम ऑलरेडी देख रहे हैं काफी कम है, ईवीज की डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से क्रूड की डिमांड कम है। चाइना की ऑलरेडी हम डिमांड कम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डिमांड के फ्रंट पे कोई बड़ा रोल होने वाला नहीं है, सप्लाई यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। और हमने ये भी देखा है कि जो ओपेक मेंबर्स ने अपना जो आउटलुक है डिमांड का वो भी वहां पे कम किया है, जिसकी वजह से प्राइस में एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो हमें लगता है 2025 क्रूड के लिए थोड़ा नेगेटिव साबित हो सकता है, जहां पर पोजिशनल व्यू के साथ में बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। ओके, यानी पोजिशनल व्यू रखे तो आपको यहां पर बेचकर ही जाना चाहिए। करंट लेवल से आपको अगर 10% की तेजी मिलती है तो वहां पर बेचने की सलाह। 6500 से 6600 का लेवल दिखे वहां से बेचे। इनको लगता है ब्रॉडर आउटलुक, इनको लग रहा है कि यहां पे डाउन ट्रेंड जारी रहेगा और नीचे की तरफ के भाव दिख सकते हैं। $60 के नीचे भी क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में फिसल सकता है, ऐसा अनुज जी
को लगता है। चलिए एग्री मार्केट की तरफ बढ़ते हैं और सबसे हॉट कमोडिटी पल्सेस मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स का खास तौर से पल्सेस मार्केट पे पूरे साल फोकस रहा। हमारे साथ विवेक अग्रवाल जी है। विवेक जी, काफी समय से आप वेट कर रहे हैं, क्या लग रहा है 2025 कैसा रहने वाला है? क्या कंज्यूमर ईयर साबित होने वाला है 2025 पल्सेस में? नमस्कार विश्वमान जी, बिल्कुल सही नमस्कार कहा सर। आपने। ये निश्चित रूप से पल्सेस का जो लोअर साइड है वो आपको देखने मिलेगा। बहुत सारे बेसिक रीजन है इसके। 2-3 दिन पहले ही एक जो न्यूज चली थी कि येलो पीस का इंपोर्ट 2 महीने के लिए और एक्सटेंड किया गवर्नमेंट ने, और उसका पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट पल्सेस मार्केट पे पड़ेगा। तो अगर आप कंज्यूमर साइड से देखेंगे तो निश्चित रूप से पल्सेस के हर पल्सेस पे, चाहे वो चना हो, चाहे वो उड़द हो, चाहे वो तुअर हो, चाहे वो मूंग हो, सब पे इसका इम्पैक्ट आएगा और प्राइस यहाँ से या तो स्टेबल रहेंगे या घटेंगे। हमारी सामने आने वाली क्रॉप भी है। तुअर की भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में इंडिया में स्टॉक है अभी, जो अफ्रीका से इंपोर्ट होके आई थी, और अपनी नई क्रॉप भी आने लगी। आपको पता होगा कि पिछले 2 साल से हमारी तुअर की क्रॉप फेल हो रही थी या काफी कम थी। इस साल उसकी रिकवरी हुई है, और जो मार्केट के एनालिस्ट हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3.5 मिलियन टन, ऑलमोस्ट 35 लाख टन के आसपास की उपलब्धता रहेगी, जो कि एक बहुत अच्छा फिगर है, क्योंकि हम 10 लाख टन के आसपास इंपोर्ट करते हैं। तो जो हमारा कंजम्पशन है और जो हमारा प्रोडक्शन है और जो हमारा इंपोर्ट है, तीनों मिला के एक सरप्लस हम तुअर में देख रहे हैं। येलो पीस ऑलरेडी 30 लाख टन हम इंपोर्ट कर चुके हैं, और आने वाले 2 महीनों में और जिस प्रकार का माहौल है, 2 से 3 लाख टन और 4 लाख टन भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजों को अगर आप मिला के देखेंगे तो किसी भी दृष्टिकोण से पल्सेस के प्राइसेस यहाँ से बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। चने की अच्छी क्रॉप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और चने को काफी हद तक येलो पीस ने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे सारे दालों के भाव, ये सब एमएसपी के आसपास है या एमएसपी से नीचे है, और आने वाले समय पे ऐसी कोई घटना मुझे नहीं दिख रही है कि इन दालों की प्राइस बढ़ते हुए दिखे। तो अगर आप कंज्यूमर के लिए बात करते हैं तो निश्चित रूप से मैं कंज्यूमर को एश्योर करना चाहूंगा कि दालों के भाव कम रहेंगे, बशर्ते जो रिटेल मार्केट है उस चीज को डिस्काउंट करके जो प्राइस पे वो ले रहे हैं और उसको पास ऑन करें कंज्यूमर को। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंपोर्ट पे और लोकल होलसेल पे प्राइस तो कम हो जाते हैं, पर रिटेल में उतने प्राइस कम नहीं होते, जिससे इन्फ्लेशन के नंबर बढ़ के आते हैं। तो मैं बिल्कुल सरकार से ये चाहूंगा कि वो इन्फ्लेशन अगर आपको कंट्रोल करना है तो रिटेल पे जो काउंटर्स है उन पे आपका फोकस रहे, तो आपको डेफिनेटली ये प्राइस जो दालों के साइड से है काफी कम मिलेंगे। ओके, यानी आपको लग रहा है कि दालों के लिए 2025 कंज्यूमर ईयर रहने वाला है। यहाँ पर सारी दालें यहाँ पे सस्ती हो सकती है, लेकिन कंज्यूमर के लिहाज से तो अच्छी बात आपने कह दी। विवेक जी, अब मेरा एक सवाल होगा किसानों के लिए। किसानों के लिए एक बड़ी चिंता है, क्योंकि हार्वेस्टिंग के सीजन चल रहे हैं, तुअर के अराइवल शुरू हो चुके हैं, आगे चने की अराइवल शुरू हो जाएंगी। क्या लग रहा है फिर आगे आने वाले सालों में कितना बड़ा हिट होगा? क्योंकि फिर किसान क्यों करेंगे अगर उन्हें भाव ही नहीं मिलेगा? सारी फसलें अगर आप कह रहे हैं एमएसपी के आसपास चल रही है, कुछ एमएसपी के नीचे भी आगे जा सकती है, ऐसे में कितनी बड़ी चिंता है सर ये? देखिए, चिंता तो है, और सरकार हमेशा एक कोशिश करती है कि वो बैलेंस बना के रखे कंज्यूमर और फार्मर के बीच। अभी ये जो बैलेंस है, ये थोड़ा सा बैलेंस हिल गया है, और कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फाई करने के चक्कर पे सरकार ने ये इंपोर्ट को जो 2 महीने एक्सटेंड किया है, इससे किसान को भी बहुत बड़ा हिट लगेगा। क्योंकि आप पूरा की पूरी क्रॉप आप एमएसपी पे नहीं खरीदते हैं। सरकार ने दावे किए हैं कि हम एमएसपी खरीदेंगे, लेकिन वो फिजिकल मार्केट पे उतना पॉसिबल नहीं होता। फिर जब वो मार्केट में किसान लेके आता है रिटेल पे, ये मार्केट पे, फिर उसको एमएसपी से कम दाम मिलता है। मुझे लगता है सरकार को अभी भी इस पे सोचना चाहिए, और अगर आप किसानों के हिसाब से सोच रहे हैं तो जब चने का तुअर का प्राइस जो उनको जो उम्मीद है अगर वो नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली अगले साल फिर इसकी सोइंग कम होगी, ऑयल सीड की तरफ किसान जाएगा, और फिर हमारे यहाँ दाल की शॉर्टेज हो सकती है। मुझे लगता है कि अभी सरकार को इस पे एनालिसिस करना चाहिए। एक अच्छी कमिटी जो है, जो हर हफ्ते वो एनालाइज करते हैं, उस पे उनको विचार करना चाहिए, क्योंकि ये जो 2 महीने का एक्स्ट्रा इंपोर्ट का सरकार ने खोला है, ये बहुत बड़ा डेंट कर सकती है मार्केट, ओवरऑल पल्सेस मार्केट। ओके सर, अगर ओवरऑल पूरे पल्सेस मार्केट को अगर 2025 में एनालाइज करना हो
तो विवेक जी, क्या लग रहा है आपको? 2025 आपने कंज्यूमर के लिहाज से बता दिया, ग्राहकों किसानों के लिहाज से बता दिया, लेकिन ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें मंडियों कारोबारियों के लिहाज से, क्योंकि कई सारे इंपोर्टर्स है वो कहते हैं कि उन्हें कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। जिस तरह से जब से एलओपीज का मामला निकला है उसके बाद से लगातार इंपोर्टर्स लॉस में है, तो कारोबारियों के लिहाज से 2025 कैसा रहेगा? एक कारोबारी के तौर पे आप लोगों का पैसा बना है कि नहीं पल्सेस में, ये बताइए। देखिए, कारोबारी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी पूरी कैपिटल लॉस कर दी है। कई हजार करोड़ रुपया इंपोर्ट में जो प्राइस $480 से स्टार्ट हुई थी वो आज $378 है और उस पर 30 लाख टन माल आया है, हर भाव में आया है। पर कहीं ना कहीं इससे पूरे कैपिटल, जो व्यापारियों की कैपिटल है वो खत्म हो गई है। तो दाल पल्सेस मार्केट में आपको कोई भी ऐसा इंपोर्टर नहीं मिलेगा जिसने पैसा कमाया हो। पैसा कमाने की बात दूर, जो कैपिटल बची है वो भी कैपिटल जा चुकी है। अब ये बात व्यापारी के लिए आप छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकार व्यापारी को वो मेन कंसर्न नहीं रखती, क्योंकि बहुत छोटा तबका है। पर अब वो बात किसानों के लिए भी आ रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को अब उस एंगल से सोचना होगा कि क्या हम किसान के साथ जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ये जो येलो पीस इंपोर्ट खोला था तब दालों के भाव बढ़े हुए थे और वो जरूरत थी। सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया था और वो समय की मांग थी। लेकिन उस समय की मांग जब पूरी हो चुकी थी और जब अपनी नहीं कर पाने वाली है, तब मुझे लगता है कि सरकार को अब किसानों के एंगल से भी सोचना चाहिए। व्यापारी उनकी प्रायोरिटी नहीं होता, खासकर जो हमारे डेली फूड आइटम्स है उसमें हमेशा सरकार कंज्यूमर के हिसाब से ही सोचती है। लेकिन अब ये टाइम आ गया है कि आपको कंज्यूमर के साथ फार्मर को भी सोचना पड़ेगा। व्यापारी तो जितना मुझे जानकारी है सबने, चाहे वो चने का इंपोर्टर हो, चाहे वो तुअर का इंपोर्टर हो, चाहे वो पीली मटर का इंपोर्टर हो, सबने अपनी कैपिटल ऑलमोस्ट 30 से 40% तोड़ चुके हैं, नुकसान कर चुके हैं और डॉलर भी काफी बढ़ गया है। तो उनको चौतरफा मार पड़ी है। ओके, यानी चौतरफा मार कारोबारियों पे पड़ी है। उम्मीद करते हैं कि कम से कम 2025 इस तरह का ना हो, पूरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हो सबका फायदा हो, किसानों का हो, कंज्यूमर्स का भी के लिए भी फायदा हो और आप लोगों कारोबारियों के भी हितों का ध्यान सरकार रखे, ये उम्मीद करते हैं। केडिया जी, फटाफट से बता दीजिए, वक्त कम है, मसालों में अगर कोई काउंटर चुनना हो 2025 के लिए तो कहां लग रहा है आपको जहां तेजी की उम्मीद अभी भी बन रही है? देखिए, अगर हम एग्री कमोडिटी की बात करें तो 2024 में काफी स्टार भी निकले, बट वॉल्यूम पार्टिसिपेशन एग्री कमोडिटी के अंदर बहुत ही कम थे। माना जा रहा है कि लोगों का रुझान इक्विटी की तरफ ज्यादा था, जिसकी वजह से एग्री के अंदर पैसा नहीं आ रहा था। बट डिस्पाइट अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो दो कमोडिटी ऐसी है एग्री के मसालों के अंदर जहां पे हल्दी और धनिया। तो सबसे पहले अगर हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी की बैलेंस शीट काफी टाइट दिख रही है। नो डाउट इस बार 20 से 25% की स्विंग अच्छी हुई है, बट यील्ड में ड्रॉप है, कैरी और स्टॉक धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है। और मुझे लगता है कि हल्दी जैसे इस बार हमने 20,000 का लेवल छुआ था और छूने के बाद 12,500 तक का लो दिखा दिया। तो कंजर्वेटिवली मुझे लगता है कि डिस्पाइट 20-22% की स्विंग में ग्रोथ आई है, उसके बावजूद मुझे लगता है कि हम 2025 में हल्दी यहां से अच्छी तेजी दिखा सकती है, 20,000 के लेवल भी दिख सकते हैं। हालांकि मैंने ग्राफिक्स भी वो दिखा दिए आपको, धनिया पर भी आप काफी बुलिश नजर आ रहे हैं, 9,400 तक के लेवल आप दे रहे हैं। केडिया जी, आखिरी सवाल ग्वार पर बताइए, काफी लंबे समय से राजस्थान के कारोबारी किसान इंतजार में हैं, वो तेजी 24 में तो नहीं दिखी, 25 में दिखेगी क्या ग्वार में उस तरह की तेजी? बिल्कुल, देखिए गवार के पिछले साल भी फंडामेंटल ऐसे नहीं थे कि बहुत ही ज्यादा कोई खराब थे, जिसके बावजूद अगर हम देखें तो पूरे साल भर में प्राइजेस 5800 के ऊपर नहीं गए और 5,000 के नीचे नहीं गए। टेक्निकल चार्ट्स पे भी अगर देखता हूं तो 5,000 का लेवल बहुत ही शानदार सपोर्ट के रूप में निकला हुआ है। एक्सपोर्ट डिमांड ठीक ठाक है, कोई ज्यादा खराब नहीं, 30 के आसपास का जो एवरेज होता है वो कंटिन्यू है। कैरी और स्टॉक थोड़े बहुत हम देख रहे हैं डिप्लीट होते जा रहे हैं। प्रोडक्शन नो डाउट इस बार थोड़ा बढ़ा था, जिसकी वजह से अक्टूबर से आपको लग रहा है कि ग्वार में तेजी लौटेगी, 6,000 से 6,600 रुपए का भाव आपको ग्वार सीड में दिख सकता है नए साल में। शुक्रिया केडिया जी आपका, अनुज गुप्ता जी आपका, विवेक जी, विपुल शाह जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला और 2025 का आउटलुक दिया। आप सभी मेहमानों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। तो 2025 की हॉट कमोडिटीज को यहीं समेटते हैं, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।